Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस के एनालिसिस की सीरीज कंटिन्यू थी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 14th of December 2023. सो जी क्या है आज के डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, ये उसका ओपिनियन वाला पेज है, एडिटोरियल्स प्लस ओपिनियंस. इसमें 1 2 3 ये 3 एडिटोरियल्स हैं, देन आगे जो है ये इसके ओपिनियंस हैं. तो इसके जो आज का लेक्चर होगा इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा ये वाले 3 आपके एडिटोरियल्स, और जो आपके ओपिनियंस रह जाएंगे उन ओपिनियंस को एनालाइज कर लिया जाएगा. उसमें से जो इम्पोर्टेंट ओपिनियंस होंगे उनकी आपको लेक्चर बनाकर डिलीवर कर दिया जाएगा. सो इसमें ये एक थोड़ी सी हो गई है रीज़न कि पहले हम जो थे इन एडिटोरियल्स को और प्लस ओपिनियंस को इकट्ठा ही डिस्कस कर देते थे, बट नोवा डेज मेरा अपना भी थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बिजी था. सो दैट्स वाई ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों को साथ में डिस्कस कर सकूं. सो लिहाजा मैं इसकी बजाय कि पॉज करता कुछ दिनों के लिए, मैंने मुनासिब समझा कि कम अज़ कम जो है जितना टाइम अवेलेबल होता है उसके अंदर मैं जो है एडिटोरियल्स को ज़रूर डिस्कस कर दिया करूँ, क्योंकि इनमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो ज़ाहिर है उसको डिटेल में डिस्कस कर दिया जाएगा पेपर पर्सपेक्टिव में, और अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हल्का सा टच देकर उसमें जो मटेरियल है असल में बेसिकली एडिटोरियल्स उन्होंने लिख दिए हैं, लेकिन अब हमने इनको एनालाइज करना होता है पेपर पर्सपेक्टिव में. तो अगर तो पेपर पर्सपेक्टिव में कोई ऐसा एडिटोरियल आ जाए जिसके अंदर मटेरियल ज़्यादा है तो ज़ाहिर है फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है उसके ऊपर. लेकिन अगर कोई ऐसा एडिटोरियल्स आ जाता है कि जो उन्होंने तो लिख दिया लेकिन हमारे पेपर पर्सपेक्टिव में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम उसके अंदर से देख लेते हैं. अगर उसके अंदर जो मटेरियल इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना हमारा मकसद नहीं होता. हमारा मकसद ये होता है कि जो भी बात की जाए वो रेलिवेंट टू एग्जाम्स हो. और बाकी ये जो ओपिनियंस हैं ये कुछ दिनों के लिए आपको जो ओपिनियंस हैं ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रिसीव किए होंगे, हम आपको भेजेंगे. और दूसरा ये है कि जिस दिन भी टाइम हुआ करेगा उस दिन साथ ही ओपिनियंस भी डिस्कस कर दिया जाएंगे. सो जी शुरू करते हैं. पीडीएफ लिंक जो है वो अवेलेबल होगा इस जो है आपका टुडे न्यूज़पेपर का हम दे देंगे. इसके अंदर चैप्टराइजेशन कर देंगे और साथ में व्हाट्सएप लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर. कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. और बाकी ये है कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो ये नहीं है कि हम आपके कमेंट्स जो हैं वो इनको इग्नोर करते हैं, हम उनको ज़रूर नोट और ज़रूर करते हैं नोट. और लेकिन ये होता है कि हर एक कमेंट को उसी वक्त उसके ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी तो एक लाइन होती है ना किसी चीज़ के, सर ये काम जो है कर दें, लेकिन उसको करने के लिए बाकायदा काफ़ी टाइम चाहिए होता है. और टाइम आपको पता है एक दिन में सिर्फ 24 आवर्स ही होते हैं. अब उस 24 में क्या क्या हो सकता है वो आपको बेहतर पता है. तो हर चीज़ जो है नोट डाउन ज़रूर की जाती है और विद टाइम जो है हम उनके ऊपर जो है प्रैक्टिकली आपको इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो प्रोवाइड भी करते जाएंगे. ये जो है स्लाइड है, इसको जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर पढ़ लें. ये सारे डिस्कस किए हुए हैं और ये रनिंग में ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं. नया ये वाला आपका आया है कश्मीर वाला, और ये आपके करंट इश्यूज हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए हैं. इस वीडियो को पॉज करें और वो भी इनको पढ़ लें. और अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं सुने तो प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग ज़रूर सुने. कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसा ही है सारा कुछ. वही इश्यूज हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं, वही काजेज हैं, वही इफेक्ट्स हैं, वही सॉल्यूशंस हैं. तो आप प्रीवियस लेक्चर सुने, आपको इंशाल्लाह बेनिफिट उससे मिलेगा. तो फर्स्ट जो आपका टू एडिटोरियल है वो है अनचेंज्ड पॉलिसी रेट. इसके ऊपर हमने प्रीवियस मंथ भी डिस्कशन की थी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी रेट जो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% के ऊपर मेंटेन किया था. तो उस वक्त भी ये एडिटोरियल आया था, उस वक्त भी हमने इसको एनालाइज किया था, इसके ऊपर डिस्कशन की थी, और आज भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. बेसिकली ये आपका जो मेन टॉपिक होगा वो इकोनॉमी होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी. और उसके अंदर अगर हम डिस्कस करेंगे तो इन्फ्लेशन होगा. यहाँ पर इसने एक लफ्ज यूज किया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसके साथ साथ फिजिकल पॉलिसी का भी बताना जरूरी है. तो पहले जो है मैं आपको बता दूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ये जो है कंपेटिटिव एग्जाम्स में एक जरूर आपसे जो है इंटरव्यू में तो जरूर पूछा जाता है, और इकोनॉमी जो है उसको समझने के लिए इनका पता होना चाहिए इन टर्म्स का आपको. तो जैसे जैसे कोई टर्म आती है तो हमारी कोशिश होती है उसको साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते जाएं, ताकि आपके जो आइडियाज हैं उन टर्म से रिलेटेड जो हैं वो क्लियर होते जाएं. तो पहले आप ये समझ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी. देन आई मूव फॉरवर्ड और फिर मैं डिस्कस करूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आखिर क्यों 22% के ऊपर ही इतना हाई रेट क्यों इंटरेस्ट रेट वो रखता है,
और पिछले 4-5 महीनों से वो कंटिन्यूसली इसको रख रहा है। और इसका लिंक क्या है इन्फ्लेशन के साथ, और फिर इसका लिंक क्या है इकोनॉमी के साथ, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो पहले आप देख लें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। जनाब अब दो चीजें होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली होती है ऐसी पॉलिसी जो स्टेट किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो बनाता है। जैसे हमारा कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। जो पॉलिसीज ये बनाएगा उनको हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो सेट करता है, ये देखता है कि उसका क्या रखना है। जो सप्लाई है उसकी मनी की इन सर्कुलेशन उसको चेक करता है। और ये सारा कुछ कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इंटरेस्ट रेट और इसके अलावा जो मनी की सप्लाई है उसको जो चेक करता है वो कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कहते हैं, और वो करता है स्टेट बैंक। ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी सादा अल्फाज में ये है कि पूरे साल का जो बजट बनाती है ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जिन पॉलिसीज को करती है ना उन पॉलिसीज को कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट बनाती है इकोनॉमी को लेके। वो क्या होती हैं कि कितना पैसा जो है वो इकट्ठा करना है, बजट कितने पैसे का बजट जो बनाया जाता है, कितने पैसे किस काम के ऊपर लगाने हैं, कितने पैसे कहाँ पे लगाने हैं, उस कैसे लगाने हैं, ये सारी जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं इनको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और ये आपकी बनाती है गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो बनाती है। और ये एड्रेस करती है टैक्सेशन को और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को, कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है और उसके बाद उसको स्पेंड करना कहाँ पर किया जाना है। और ये जनरली आपकी जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, जैसे आपका पार्लियामेंट है पाकिस्तान है, ठीक है ना, वहां पर आपको पता है सियासतदान बैठ कर एक बजट जो है वो हर साल पेश करते हैं। और उस बजट के अंदर ये बताया जाता है कि इतने पैसे हैं, इतने पैसे इस काम पे लगाने हैं, इतने पैसे इस काम पे लगाने हैं। तो ये जो होती है ना इस चीजों की पैसों की डिवीजन करना, और फिर ये कि इतना टैक्स लगाकर हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, तो ये सारा काम करता है। इस सारी पॉलिसीज को गवर्नमेंट करती है और इनको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसीज। आई होप कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का बिल्कुल क्लियर होगा कि इनके पास इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। और ये इकोनॉमी की टर्म्स हैं जो इकोनॉमी के अंदर अक्सर जो है वो यूज की जाती हैं। तो इसी तरह ये एक पिक्चर में भी उसने यही कहा है। ये जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का उसने बात की है, तो उनका अपना एक बैंक है, ठीक है ना, उसकी उसने मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बता दिया है, ठीक है ना। उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइस स्टेबिलिटी और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये ही काम होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट को आप चेकआउट करते हैं तो उसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारा कुछ इसको डायरेक्टली लिंक करता है। और फिस्कल पॉलिसी भी इसी तरह होती है जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। जब आपको पता होगा इस टर्म्स का मतलब क्या है तो फिर आप उसको एलेबोरेट कर सकेंगे। तो अब जो है यहाँ पर बात होगी इस एडिटोरियल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात क्या होगी कि उसने जो ये वाला इंटरेस्ट रेट था वो कितना रख दिया है, 22%, ठीक है। अब क्यों रखा है, क्योंकि ये आता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। इंटरेस्ट रेट किसके अंदर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। और इसको उसने 22% के ऊपर फिक्स किया है। क्यों फिक्स किया है, ताकि वो इन्फ्लेशन को प्राइस को वो स्टेबल कर सके, इन्फ्लेशन को वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो इसको हम कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वाला भी एक टर्म है, ये बाद में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले अब आपको मैं लेके जाता हूँ एडिटोरियल के ऊपर और वहां से आपको हल्का सा जो है ओवरव्यू देता हूँ कि क्या है जी ये। तो उसमें वो बात करता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% पे रखा है। और ये चौथा महीना है, फोर्थ टाइम उसने इसको इतना हाई रखा है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है प्राइस स्टेबिलिटी और कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होती है। तो इससे इन्फ्लेशन ऐसे कंट्रोल होती है, अगर मैं सादा और बिल्कुल आसान लफ्जों में बात करूं तो वो इस तरह से होगी कि जनाब अब क्या होता है, आपकी है एक मार्केट, और मार्केट में होती है मुख्तलिफ किस्म की आइटम जिनको आप परचेज करते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यानी कि इंसानी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं कि जितनी भी, तो वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है मार्केट में, अगर उसकी जो है मार्केट चलती है सप्लाई एंड चेन, जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई एंड डिमांड, इन दो रूल्स के ऊपर चलती है। जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी डिमांड उसकी कम हो जाएगी। और उसके अलावा जितनी डिमांड कम किसी चीज़ की हो जाएगी उतनी उसकी मार्केट में उसकी प्राइस जो है कम हो जाएगी। अब डिमांड कम कैसे होगी, कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है ना उसको कम कर दिया जाए।
अब लोगों की परचेजिंग पावर कैसे कम कर दी जाए कि लोगों के पास तो पैसे हैं, वो मार्केट जाएंगे, मार्केट से जाकर चीज़ें खरीदेंगे, और जब चीज़ें खरीदेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, डिमांड को कम करना है, और डिमांड को कम करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों के पास पैसे ना हों, और लोगों के पास तो पैसे हैं, अब लोगों के पैसे अब क्या करें। तो अब स्टेट बैंक ने किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और इस तरह के हरबे पूरी दुनिया में जमाए जाते हैं, उसने रख दिया 22% इंटरेस्ट रेट। मतलब कि 1 लाख यानी कि 22% जो है आपका इंटरेस्ट रेट होगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया वहां पे सबमिट करवाते हैं तो आपको 1 साल के बाद 1,22,000 रुपया जो है वो, यानी कि 22,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फिर इस तरह से लोगों को जब लालच दिया जाता है तो लोग फिर क्या करते हैं, अपने जो पैसे हैं वो इस्तेमाल करने की बजाय क्या करते हैं, बैंक्स में जमा करवा देते हैं, ताकि हम इंटरेस्ट रेट जो है उसको वक्ती तौर पर ले। तो वक्ती तौर पर लोगों से जो पैसे हो जाते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। तो लोगों के पास जब पैसे नहीं होंगे वो अपनी सेविंग्स कर लेंगे, तो वो मार्केट में नहीं जाएंगे, जब मार्केट में नहीं जाएंगे तो चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, जब चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, और जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो हम कह देते हैं कि महंगाई कम हो गई है। सो ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फोर्थ टाइम जो है 22% जो है इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, बहुत हाई किस्म का, ताकि लोग अपने पैसे खर्च ना करें बल्कि सेविंग्स के अंदर, बैंक्स के अंदर जमा करवा दें। ठीक है जी, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ये इंटरेस्ट रेट जो फिक्स किया जाता है, और इन्फ्लेशन को वो कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ तक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। लेकिन कहता है कि इन व्यू ऑफ मोर स्टेबल करेंसी, यानी कि आगे वो बात करता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती जैसे पाकिस्तान में हुई हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी भी बेहतर हुई है। जैसे इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, ठीक होगा, जब भी हमने डिस्कस किया, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं उसकी वजह से, आईएमएफ के साथ जो आपका प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल रहा उसकी वजह से, और इसके अलावा जो, लेकिन इन सब के साथ साथ कहता है एक काम और भी हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है ना, वो यानी कि कम तो हुई है कमिंग मंथ्स के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ वो कहता है कि जो ग्रोथ है ना डिप्रेस की हुई है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो रेट जो है ना ग्रोथ का यानी कि कम हुआ है, ये काम हुआ है, बाकी सारे पॉजिटिव के पॉजिटिव ही रहे हैं। तो इसने हल्का सा इंडिकेशन दी है, लेकिन हमारा जो मेन चीज थी समझने वाली वो ये वाली थी जो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस की है। लेकिन जब ये काम हमने डिस्कस किया प्रीवियस डेज के अंदर, हमने एक ओपिनियन भी, एक और एडिटोरियल भी डिस्कस किया था जिसके अंदर उसने पूरी की पूरी जो है बताई कि कितने लोगों ने कितना पैसा जो है बैंक्स के अंदर जमा करवाया है, और उसके अंदर ये वाला जो था ना एक्शन, ये प्रूफ भी हुआ था। अगर किसी ने प्रीवियस अपने जो एडिटोरियल सुने होंगे तो उसके अंदर ये प्रूफ भी हुआ था कि लोगों ने कितना ज्यादा, वो एक रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया था इतना इतने परसेंट ज्यादा पैसा लोगों ने सेव कर दिया है। तो ये प्रूफ, अब ये उस एडिटोरियल, लेकिन अब दूसरा कहता है कि अदर जो है अभी आर्गुमेंट ये भी चल रहे हैं कि आप ये जो 22% के ऊपर आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। क्यों, कहता है कि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, जो रिजर्व हैं आपके फॉरेन करेंसी के डॉलर वगैरह जो है वो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। क्यों रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं और प्राइवेट इनफ्लोज हैं वो ड्राई होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और इसके अलावा कहता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है वो अभी भी फर्जाइल है, यानी कि आपका जो डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट है अभी भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। तो इसके ऊपर वो कहता है कि अभी भी क्या है, इतने हिस्से की वो बात करता है कि अभी भी इसके ऊपर आर्गुमेंट्स कुछ लोग कर रहे हैं कि ये वाली पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। लेकिन आगे चलता है, आगे वो जाता है कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है वो है 5 to 7% पीसीआई एट द एंड ऑफ जून 2025। यानी कि गवर्नमेंट ये जो इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट बना रही है ये उसका फाइनल टारगेट है कि हमने 2025 तक क्या अचीव करना है। तो ये उन्होंने अचीव करना है पीसीआई कितना, 5 to 7%। अब ये पीसीआई क्या है ये मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ, आप भी इसको छोड़ दें, पहले नीचे वाली बात कर लें उसके बाद मैं पीसीआई पे जाता हूँ। इन्फ्लेशन, अब आगे बात करता है इन्फ्लेशन की कि इन्फ्लेशन के डिजिट्स क्या रहे। कहता है नवंबर में ये थी 29.2%। अब ये जो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं ना, इन लोगों ने बताया कि जनाब आप लोग तो ये कहते हो लेकिन यहाँ पर देखो, अक्टूबर में थी 26.9%, यानी कि बढ़ी ना, फिर प्लस हुई है, और मई में थी 22.7%, फिर बढ़ी है। लेकिन वो कहता है मई के बाद ये कम भी हुई थी, 21.5% भी हुई थी, यानी कि मई में इतनी थी उसके बाद कम हुई है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है कहीं तो इससे बेनिफिट हो रहा है, कहीं नुकसान भी हो रहा है। लेकिन वो फाइनली कहता है कि रेट मस्ट कम डाउन, जो है ये बेहतर हो जाएगी जब आस्ता आस्ता इन्फ्लेशन जो है वो आस्ता आस्ता स्टार्ट हो जाएगी ईजिंग, और उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
तो ये आपके जो है अभी पाकिस्तान में नवंबर में जो रेट आया है वो है 29.2% रहा इन्फ्लेशन रेट आपका। यहाँ तक हो गया आपका एडिटोरियल। अब आ जाए पीसीआई पर, जो पाकिस्तान ने ये सेट किया है कि हम 5 to 7% बनाएंगे जून के एंड तक 2025 तक। अब ये पीसीआई क्या है जी? पीसीआई को अब आपको समझा देता हूँ, ये भी एक टर्म है बेसिकली, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको पीसीआई, एक मिनट है जी। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ना यहाँ पर सीपीआई आना था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये थोड़ा सा एरर है रिटर्न में, टाइपिंग में एरर था। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बेसिकली। अब ये क्या होता है, इसको कहाँ पर सेट किया पाकिस्तान ने? इसका टारगेट 2025 तक 5 to 7%। अब ये है क्या जी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये भी यही नापता है कि सादा अल्फाज में पहले मैं बता देता हूँ, फिर ज़ाहिर है इंग्लिश में और ये डेफिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने लिखी होती है, वो आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन सादा अल्फाज में ये होता है कि जो भी एवरेज प्राइस में इंक्रीज होता है किसी भी कमोडिटी की, जो हम लोग यूज करते हैं खास तौर पर अर्बन एरियाज के अंदर, खाने पीने की और मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे डेली यूजेज की चीजें हैं, तो उनके अंदर जो एवरेज चेंज होता है ना प्राइस के अंदर, ठीक है ना, ओवर टाइम ऑफ मार्केट बास्केट, तो उसको हम बेसिकली उसको जब हम करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो कहते, अब ये क्या कहता है, कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ इंडेक्सेस, यानी कि इसके अंदर काफी इंडेक्सेस होते हैं जो कि मेजर क्या करते हैं, प्राइस चेंज एक्सपीरियंस बाय अर्बन कंज्यूमर। जो प्राइस चेंज है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। अगर तो ये बढ़े तो हम क्या देते हैं, इन्फ्लेशन हो गई है, और अगर ये कम हो तो हम क्या देते हैं, डिफ्लेशन हो गई है, ठीक है ना। तो ये है ये बेसिकली एक फार्मूला जिसके मुताबिक जो है इसके अंदर काफी ज्यादा इंडेक्सेस होते हैं, जिसके मुताबिक क्या किया जाता है, ये चीज मेजर की जाती है कि कितनी जो है प्राइस बढ़ी है। जैसे प्राइस जो है फ्लक्चुएशंस, ठीक है ना, मार्केट बास्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो आ जाती हैं चीजें, ठीक है ना, सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय एंड कंज्यूम्ड बाय, मुख्तलिफ किस्म, वो सारी की को हम कहते हैं मार्केट बास्केट, ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ कंट्रीज की मुख्तलिफ होती है। अब इन्फ्लुएंसेस क्या है कि प्राइस जो है उसकी जो है दूसरी किस तरह से अफेक्ट होगी। अगर तो उसकी प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, और अगर प्राइस कम होती है डिफ्लेशन हो जाता है। तो आपने एक सरसरी सा आपके जहन में, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सीपीआई। ये क्या है जी? ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसकी एब्रीवेशन है, और बेसिकली ये क्या होता है, ये मेजर करते हैं इंडेक्स क्या, कि प्राइस कितनी चेंज हुई है। अगर प्राइस बढ़ी है तो उससे इन्फ्लेशन हो जाएगी, अगर प्राइस कम हुई है इस इंडेक्स के मुताबिक तो उससे डिफ्लेशन हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने टारगेट ये रखा है कि हम इसको लेकर जाएंगे 5 to 7% तक जून 2025 तक। और अभी करंटली नवंबर में जो आपकी इन्फ्लेशन थी वो थी 29.2%। और अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखा है अपना इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट रेट, वो 22% रखा है, और पिछले 4 माह से वो यही चल रहा है, 22% ही चल रहा है पिछले 4 माह से। अब ये 22% क्यों चल रहा है, ये आपको मैंने समझा दिया है सारे का सारा लिंक करके, कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई पे चलती है, और किस तरह से परचेजिंग पावर 22% स्टेट बैंक किस तरह से, यानी कि वो जो है 22% हाई रख के लोगों के पैसों को सेव करता है, ताकि क्या हो, लोगों की परचेजिंग का पावर कम हो जाए और लोगों जो मार्केट में कम जाए, चीजों की डिमांड कम हो जाए। तो ये सारा फार्मूला जो है ये प्रूव भी हो चुका है। अगर हम अपने कुछ प्रीवियस आप लोग लेक्चर सुने तो वहां पर एक एडिटोरियल के अंदर ये सारी रिपोर्ट ने साबित भी कर दिया है। सो दैट इज ऑल। इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी करंटली पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है उसको, यानी इकोनॉमिक इशू को पॉलिश करने के लिए ये दैट इज इनफ फॉर यू। सो जी आगे चलते हैं। आगे हमारा जो सेकंड एडिटोरियल है टुडे वो है होम फ्री। इसको अगर मैं एनालाइज करूं, इसमें कुछ पेपर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है बेसिकली कुछ चीजें हैं जिनको वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज आपको पता भी होनी चाहिए और वो यूज भी करेगा। तो इसमें वो बस मैं ये एक पिक्चर लेता हूँ, ये टुडे पिक्चर है, और इस पिक्चर्स में ही सारा एडिटोरियल जो है वो डिस्कस हो जाएगा। अब इस पिक्चर में थोड़े दिन ये पिक्चर पहले भी आई थी, यही सेम पिक्चर थी, लेकिन उसमें क्या था, ये वाला जो चेन है ये इनके पाँव को बंधा हुआ था और ये एमन फील्ड वाला उतरा हुआ था। तो उस दिन उसने ये कहा था
कि ये एक हर्डल रह गया है, जब ये हर्डल भी उतर जाएगा, ये वाला केस जो है जब इसका हर्डल भी उतर जाएगा तो नवाज, ये उसने नवाज शरीफ साहब की पिक्चर बनाई है, तो फिर क्या होगा कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब क्लियर हो जाएंगे, वो दे कैन मूव इन पोल्स। तो अब जो है अल अजीजिया जो रेफरेंस केस था उससे भी उनकी जान छूट गई है, नो ही इज फ्री, और अब वो क्या कर सकते हैं, नो ही कैन मूव, ठीक है ना जी, अब वो क्या है, फ्री है इससे, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो ही कैन मूव टुवर्ड्स इलेक्शंस, और ये सारे के सारे दूसरे आपको पता ही हैं जो ये देख रहे हैं। अब आपके लिए टुडे क्वेश्चन ये होगा, आप लोगों ने बस ये बताना है कि अल अजीजिया केस क्या था, ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये आपने हल्का सा टच इसका जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है। अब इस एडिटोरियल के अंदर वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि जनाब अली, अब क्या हुआ है कि पोल्स में वो जा सकते हैं, ठीक है ना, कंटेस्ट कर सकते हैं, पोल लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, और पब्लिक ऑफिस में भी वो जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं अभी भी एक हर्डल जो है वो अभी भी है। अब वो हर्डल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और टाइमली क्वेश्चन उठाया है कि चलो इन केसेस से तो उनकी जान छूट गई है, मगर जो और एक प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये है कि जनाब सादक और अमीन का क्या करना है, जो सादक और अमीन वाली क्लोज थी उसका क्या करना है, और इसके साथ साथ जो इनको एक था, एक इनके ऊपर यानी कि जिसकी वजह से इनको जो है लाइफ टाइम जो है इसके ऊपर क्या कर दिया था, सस्पेंशन कर दी गई थी, और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये 5 साल तक जो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते, तो इनके ऊपर अब क्या करना है। तो इसके ऊपर इसको काउंटर करने के लिए वो कहते हैं कि आप पीडीएम गवर्नमेंट ने पिछले साल भी कुछ कोशिश की थी, और उन कोशिश में से एक ये थी कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट में कुछ तरमीम करके जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला काम था ना, उसकी जो लिमिट थी वो कम कर दी थी, यानी कि उसको पहले 5 साल से ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम कर दिया था। इस तरह की इसने चीजें बताई हैं, लेकिन इसमें यही है कि आपको अब ये पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट जो पाकिस्तान के अंदर, बस इस एडिटोरियल से ये होता है कि आपको लेटेस्ट करंट जो इश्यूज चल रहे होते हैं मेजर मेजर, उनके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। बाकी ज़ाहिर है जो प्रीवियस ईयर्स वाले हैं, जो प्रीवियस हिस्ट्री वाले हैं, वो तो चेंज नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर जो इंप्रूवमेंट्स हो रही होती हैं उनका पता चलता है। तो करंटली जो आपके इलेक्शंस हैं उनको डिले होने की बातें हो रही हैं मुख्तलिफ किस्म की, अब देखते हैं वो डिले होते हैं तो नहीं, अगर वो होते हैं तो ज़ाहिर है आपकी डेमोक्रेसी जो है वो नहीं सही रहेगी, और इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ सकती है, और आएगी भी, और जब इनके साथ साथ ही जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम जो है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस ओपिनियंस के अंदर भी डिस्कस की हुई हैं। तो जी आगे चलते हैं, अब आपका थर्ड एंड लास्ट वन ये है ऑस्ट्रेलियन चैलेंज। इसके अंदर भी पेपर पर्सपेक्टिव में राइट नो नथिंग इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट, क्रिकेट के ऊपर वो बात कर रहा है, और क्रिकेट के ऊपर भी वो यही कह रहा है कि पाकिस्तान में जो आप टीम है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है टेस्ट सीरीज के लिए, और उसके अंदर जो उनके हैं हमारे शान साहब, आई थिंक सो कोई हैं, शान जो है वो फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है उसको लेकर जा रहे हैं एज ए कैप्टन। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है कि वो जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप भी जीता है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही 1992 का वर्ल्ड कप हुआ था मेलबोर्न शहर के अंदर, जो पाकिस्तान में जीता था। और बाकी पेपर पर्सपेक्टिव में इसके अंदर कुछ नहीं है, एक जर्नल से अगर होता तो फिर इसके ऊपर भी मैं डिटेल डिस्कशन करता। मेरा मकसद ये होता है कि जो हमारे पेपर पर्सपेक्टिव में इनके अंदर चीज़ें आती हैं उनको हम डिटेल जो है डिटेल के साथ एनालाइज करें, बाकी के ऊपर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके जी रह जाते हैं ओपिनियंस, और ओपिनियंस को भी इंशाल्लाह मैं एनालाइज करूंगा, उनके अंदर देखूंगा जो ज़रूरी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और जैसे ही जिस दिन भी मुझे टाइम मिला करेगा मैं पूरी की पूरी जो लेक्चर जो है विद जो ओपिनियंस है उनको साथ ही मैं डिस्कस कर दिया करूंगा। सो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह जो भी लेक्चर यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा वो क्वालिटी वाला होगा, वरना डिलीवर नहीं किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।